Good morning to all of you, and I feel pleasure to be here, and I am thankful to Chhattisgarh PWD as well as NGO Road Varta for giving me opportunity to present myself before you. और इसमें हम लोग ब्रिजेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और करेंगे भी। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना हम लोगों का ध्यान रोड्स पर है उतना ब्रिजेस पर शायद नहीं है। जैसे मेरा एनालिसिस है, हो सकता है कि मेरा इवैल्यूएशन कम हो या डिफिशिएंट हो, लेकिन ब्रिजेज पर लोग ध्यान नहीं देता है। रोड इंस्पेक्शन में हम लोग निकलते हैं लेकिन ब्रिज पर नहीं रुकते हैं और हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि रोड्स के साथ साथ ब्रिज पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रोड में कोई अगर दिक्कतें आ जाती है तो उसके कारण हमारा ट्रैफिक अवरुद्ध या रुकता नहीं है, लेकिन ब्रिज में आ जाने पर ट्रैफिक अवरुद्ध हो जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान आपके ऊपर चला जाता है और लॉट ऑफ इश्यूज आ जाते हैं और मीडिया एंड एवरीथिंग, पॉलिटिकल एंड एवरीथिंग, दे बिकम वेरी एक्टिव। और ब्रिजेज में ये देखा जाए कि बहुत सारे स्टेट में मैं देखा कि मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट नहीं रहता है, क्योंकि 2-4 जगह मैं गया तो देखा कि मैं पहले बोला भी कि 2 दिन पहले कि इसका अरेंजमेंट कर लेना क्योंकि ये प्रॉब्लम है, देखने की जो आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं हो पाया। तो होता क्या है जनरली कि ब्रिज में नीचे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं लेकिन ऊपर से उसको हम लोग परसीव नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे वो क्रोनिक हो जाता है और वो उस टाइम में पता चलता है जब वो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है। तो इस इशू को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट है, इसमें मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट एटलीस्ट 1-2 जरूर इंश्योर करके रखें, किसी से टाई अप ही कर लें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने फुल टाइम रहना चाहिए, बट टाई अप रखें। कोई एजेंसी हो, कोई कंस्ट्रक्शन एजेंसी हो वगैरह हो, जो भी है, जिससे कि अर्जेंसी पर चेक करने में, जैसे ये रेनी सीजन है, यहाँ पर हेवी रेन्स भी होते हैं। अभी शिमला में देखें कि प्रॉब्लम्स आ गया, उत्तराखंड में प्रॉब्लम्स आ गया, देन इन दैट केस मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट लाने में काफ़ी वक्त लग सकता है, तब तक हम उसको कंट्रोल से बाहर हो जाएगा हमसे। तो एक मेरा रिक्वेस्ट यह है और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं इसमें फेलियर ऑफ ब्रिजेस के रेस्पेक्ट में मैं ये कवर करूँगा कि आजकल देखें तो मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा चेंज हो गया है। जो हमारा अभी जो जनरेशन चल रहा है पीडब्ल्यूडी में या इसके जस्ट पीछे है, वो मेनली, यानी कि मेरा ये कहना है कि 2012 के पहले, 10 के 12 के पहले हम लोग आइटम रेट पर डिपेंडेंट थे, बीओक्यू पर। उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वालिटी कंट्रोल, रख रखाव, उसका मॉनिटरिंग, सुपरविजन जो भी है, वो एक थोड़ा अलग था। और अभी क्या है कि अभी जब ही ये ईपीसी और हैम और ये सारे बीओटी वगैरह ये सब जो मोड चेंज हुआ ड्यू टू मेनी अदर रीजन्स, फाइनेंशियल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अदर इशूज, हमारा इसका जो रख रखाव, सुपरविजन, मॉनिटरिंग, डिजाइन, प्रूफ चेकिंग वगैरह वगैरह, entirely it has gone change. Therefore, what we should do, we should keep our resources, human resources, just
to be convergent, to be trained through workshop, through constant listening, through going through documentation, whatever applicable documents are there. इसमें ये देखा जा रहा है कि देयर इज ए गैप, जिसमें गैप के कारण ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. कंस्ट्रक्शन एजेंसी जैसे कंसेशनर हो गया, हमको इतना पता नहीं है कि फिर कॉन्ट्रैक्टर कौन है, फिर ये पता नहीं है कि सब कॉन्ट्रैक्टर कौन आया, ये पता नहीं है कि उस सब कॉन्ट्रैक्टर का स्पेशलाइजेशन है कि नहीं उस फील्ड में, और साइड पर थ्रू मेन कॉन्ट्रैक्टर थ्रू कंसेशनर आ गया है, उसके पास इक्विपमेंट है कि नहीं, वो किस टाइप से काम करने के लिए सक्षम है कि नहीं, क्या क्वालिटी एस्पेक्ट मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं, जो पहले नहीं था, आइटम रेट में नहीं था. आइटम रेट में एक अलग सिस्टम था, जो फीडिक कह लीजिए आप, एसपीडी कह लीजिए, बीओक्यू कह लीजिए, आइटम रेट कर लीजिए, जिसमें डिजाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह मेरी थी. तो उस टाइम में कंट्रोल एक अलग था और इस टाइम अलग हुआ. तो इसी को मद्देनजर रखते हुए what I've tried to capture here that briefly I will cover in 2-3 sections. First sections I will take care of what is the role and responsibility of client and contractor and so-called engineer, that supervision consultant, independent consultant. क्योंकि आइटम रेट के बाद हम लोगों ने सीधा चेंज किया और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या किया कि उनको बीच में लाया, क्योंकि हमारा काम अब वो देखना है जो पहले हम देखा करते. उसके बाद हम ये भी एक चैप्टर में कवर करेंगे कि एक ब्रिज इंजीनियर की ड्यूटी, जो हमारे अथॉरिटी इंजीनियर के साइड से ब्रिज इंजीनियर जो होते हैं, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए जो ब्रिजेज पार्ट हैं. जैसे इन ए नटसेल एक सुपरविजन जैसे के तौर पर देखा जाए तो अथॉरिटी इंजीनियर जो होते हैं अपॉइंटेड बाय द क्लाइंट अंडर ईपीसी प्रोजेक्ट और इंडिपेंडेंट इंजीनियर इन केस ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट्स, तो उसमें मेनली 6 की पर्सनल होते हैं. आपको भी मालूम है, एक टीम लीडर होते हैं और एक रेजिडेंट कम हाईवे कह लीजिए और रेजिडेंट कम ब्रिज. इट डिपेंड्स, अगर कोई स्टैंड अलोन ब्रिज है, केबल स्टेट या वगैरह या मेजर ब्रिजेज है, तो हम लोग आर कम ब्रिज रखते हैं, या हाईवे ज़्यादा है तो आर कम हाईवे रखते हैं. थर्ड रखते हैं हम लोग ब्रिज इंजीनियर एक्सक्लूसिवली. फोर्थ रखते हैं सीनियर पेमेंट स्पेशलिस्ट और फिफ्थ रखते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड मटेरियल इंजीनियर. हिज रोल इज इक्वली important for both, for roads as well as bridges. And 6th member आता है road safety expert. In fact, there is a team of 6 persons who are the custodian of all projects, this execution and monitoring and everything. और आपका ear and eyes सारे वहीं हैं क्लाइंट का देखा जाए तो. अब उनका लिंक हमारे बीच क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कैसे रहना चाहिए और क्या होना चाहिए वो भी मैं कवर किया हूँ यहाँ पे. और उसके बाद लास्ट में मैं कवर किया हूँ करीब फेलियर का ब्रिज केस स्टडी अराउंड. क्विकली आई विल ट्राई टू कवर अप अबाउट 14 and 15 cases. Simply I will share with you that what has happened and what was the reason, what was the negligence from our part due to which it is happened. Not it is like this that bridge was constructed long back and it has taken place. No, my dear sir, this is all the cases I have given a collection here and to share with you that it was most of the this failure has taken place during construction, during launching, not after this carbonation and sulfates and all that. That is another issue, that how
quality control aspect is done so that these issues can be avoided. But now this is a very alarming issue that how we are making this negligence, due to which not only bridges are collapsing and failures are taking place, but in many cases some fatal accidents have taken place, which is very, I think, painful. Whenever I hear about this, then I think about those lives which have gone due to, and while they are doing the work there, you can imagine. Then and finally, I have covered that lesson learning, that what lesson we learn from there and what we should do, how to minimize, if not to eliminate. If you are not able to eliminate at all, then at least we are responsible to minimize the causes. I think with these words, let us see that how to move. और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, नॉट ओनली अबाउट दिस ब्रिजेस बट एनी इश्यूज कमिंग in your mind regarding EPC contracts, this problem, or HAM, or whatever contractual matters it is coming, related to bridge, related to roads, it is equally both are same. Therefore you are most welcome to share with you. And these bridges which I will try to show you, with all these bridges I am directly associated, therefore I am sharing with you. More than that, but I have taken few of them that I have investigated with the team, and we have seen the causes and reasons. Okay, thank you very much for listening this, and now let us start. See, just I have covered this quality, because this is very fundamental issue. Why all these issues are coming? Why we are discussing this and that? Life is reducing, this is taking place, carbonation, sulfate and all that, all these issues. Some cracks have developed premature and all that. Single most reason is quality. क्योंकि पहले क्यों नहीं होता था? पहले का ब्रिज देखिए, आज से 100 साल पहले ब्रिज बने थे, वो सब तो क्वालिटी उस टाइम में आप याद करें कि क्वालिटी एस्पेक्ट कैसे अचीव होता था, जो फंडामेंटल है. जैसे पानी का क्वालिटी हम लोग कुछ समझते नहीं है, साइड पर देखिए तो कुछ भी डाल देते हैं. कुछ हम केस दिखाएंगे, उसमें रीजन वही है कि हाउ वी आर इग्नोरेंट अबाउट द क्वालिटी एस्पेक्ट, कि किसके कारण हमारा क्वालिटी अफेक्ट हो रहा है. वो चीज़ साइट पर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर को नॉलेज नहीं है, और हम और आप वहाँ पर दिन भर खड़े नहीं रहते हैं. डिपेंड तो उन्हीं पर पड़ता है जो काम करते हैं. तो उनको ग्रूमिंग करना हमारी ड्यूटी है, और वो लोग नहीं हो पा रहे हैं और एक गलतियाँ हो रही है, और उसके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. So just I'll see here that what is quality. Quality has been defined by many institutions like ISO के अनुसार क्या होना चाहिए. What he says that a management approach of an organization centered on quality based on participation of all its members are. जैसे आप क्वालिटी कोई कहता है तो ये मत समझिए कि भाई एग्रीगेट सीमेंट एंड सैंड और वाटर, स्टील, ये नहीं है सर. ये कहता है कि ऑल मेंबर्स, उसमें हमारा भी क्वालिटी कंट्रोल का है, स्किल्ड लेबर, एवरीथिंग, डिजाइनर, एवरीथिंग ओवरऑल दैट मेंबर्स एंड एमिंग ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन. आप क्लाइंट का काम हो रहा है तो उसका
क्या रिक्वायरमेंट है उसको आप अचीव करें, बेनिफिट्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कोर्स फॉर द सोसाइटी एंड नेशन। नाउ एज पर BS क्या कहता है, ए मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड कंपनी practices that aim to harness the human and material resources of an organization in the most effective way to achieve the objectives of the organization. As per Transport Research Board, इनका कहना है कि क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस, ऑल दोज, ये सारे इसके अंदर आएंगे। जैसे ऑल दोज प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक एक्शंस आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस कॉन्फिडेंस that a product or facility will perform satisfactorily for the design service life. For example, our bridge is designed for 100 years, तो 100 years होना चाहिए। It means अगर बीच में होता है then for that we are responsible. Therefore quality should be up to mark. Quality control those quality assurance actions and consideration necessary to assess and adjust production and construction processes so as to control the level of quality being produced in the end product. Sir, I am responsible, I am concerned for the end product. end product हमको वैसा चाहिए जो सारे पैरामीटर्स पर एक्सेप्टेबल हो और खरे उतरे। Acceptance means what? Sampling and testing or inspection to determine the degree of compliance with contract requirement. जैसे acceptance limit आप देखे होंगे कि जैसे कंक्रीट का क्यूब टेस्ट करते हैं तो उसका acceptance limit क्या होना चाहिए, कौन सा रिजेक्ट होना चाहिए, कौन सा एक्सेप्ट होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ये सब सारी चीजें है। ये सब चीजें अगर प्रॉपरली वहां पर अचीव होता है देन इट इज पॉसिबल टू अचीव द एंड प्रोडक्ट। एज पर अमेरिकन सोसाइटी क्या कहता है फॉर क्वालिटी कंट्रोल, टू प्रोवाइड एन ओवरऑल सिस्टम इंटीग्रेटिंग द क्वालिटी फैक्टर्स ऑफ several related steps including the proper specification for what is wanted, production to meet the full intent of the specification, inspection to determine whether the resulting material, product, services are in accordance with the specification, and review of usage to determine necessary revisions of the specification. यहाँ पर ये भी चीज कहता है, देखिए पहले हम लोग बात किए कि इन प्रोडक्ट का नथिंग डूइंग लाइक दैट, लेकिन यहाँ कहता है कि हमको ये भी ध्यान रखना है कि क्या जो इन प्रोडक्ट आया उसमें क्या इजाफा कर सकते हैं, वो भी चीज देखना है। दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द क्वालिटी कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप एक दो शेयर पर करूंगा कि देखें कि कैसे सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट की बात, वो भी हमको लेसन लर्निंग में आता है कि क्यों जरूरी है। तो ये जब इंड प्रोडक्ट आया तो उसमें हमको ये भी एस्पेक्ट देखना है कि क्या हम फर्दर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या इसमें रिवीजन ला करके और कुछ बेटरमेंट ला सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ये हिडन पार्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट। अब देखिए एक मैं यहाँ पर छोटा सा एक फ्लो डायग्राम बनाया हूँ जिससे कि आपको जो ये मोड है जो BOQ से अलग आ रहे हैं उसमें आपको और आप लोग इससे वाकिफ भी होंगे, बट जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर दैट हाउ a client is overall responsible for the end product and for the our projects, and DPR is answerable to client where there is a lot of input is required and a lot of gaps are being observed in many projects, big projects which we are facing day to day. And इसमें देखिए कि independent engineer and authority engineer each directly responsible for the client and being appointed by the client itself. Concessionaire contractor is responsible for project, but he is also responsible for design. Here the in EPC and HAM mainly two projects may be here also in your state, where what is happening that
design risk is with the contractor, which is very crucial, sir, very crucial, and it makes us more conscious, more concerned to be vigilant that whether as per the design requirement our project is being done or not. यहाँ पर एक चीज़ और शेयर करूँगा कि देखिए हम लोग डिजाइन एस्पेक्ट में हम लोग वेस्टर्न का कोडल प्रोविजन एंड डिजाइन स्टैंडर्ड इसको हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं, और जितना स्लिम स्ट्रक्चर, जितना मिनिमाइज करके, जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिड्यूस करके, मतलब कि जो भी उनका डिजाइन मेथोडोलॉजी है उस पर हम डिपेंड होते जा रहे हैं, और वी आर बोरोइंग द क्लॉजेस, आर्टिकल्स, एवरीथिंग फ्रॉम देयर, बट ऑन द अदर हैंड we are not borrowing and learning lessons from the monitoring aspect, what they are doing, supervision aspects, design, other issues. तो हमारा यहाँ पर क्या है कि एक जगह हम वहाँ पर sophisticated वे में adopt कर रहे हैं डिजाइन पार्ट, बट सुपरविजन पार्ट हम लोग नहीं कर रहे, तो ये मिसमैच हो रहा है। और एक ये भी रीजन है, one of the reasons that failures are taking place during construction stage। तो इस चीज को भी हमको ध्यान रखना है। जैसे एक छोटा सा मैं ऐसे शेयर करना चाहूँगा कि पहले हम लोग आइटम रेट में हम लोग की जब क्लाइंट की जिम्मेदारी रहती थी और रिस्क था, तो हम लोग थोड़ा सा सेफ ज़्यादा रखते थे। जैसे कोई थिकनेस कैलकुलेट कर रहे हैं, डेप्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर 1.5 मीटर 2 मीटर आ गया तो हम लोग से 1.55 कर देते थे। बट नाउ सिनेरियो इज चेंज। कॉन्ट्रैक्टर एंड कंसेशनर अंडर EPC एंड HAM मोड, they are trying to save up to maximum. They are sharing with this aspect with the designer that if it is coming 1.52 meter, find out 1.50 मीटर, रीचेक इट, और इसको देखो, अगर कुछ हो सके तो इतना भी सेव करो। नाउ एज पर दिस लेटेस्ट सॉफ्टिक एंड मिडास वगैरह वगैरह काफ़ी सब जो ये सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो इसके कारण हम लोग उस थ्रेशोल्ड तक जा रहे हैं जिसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि डिजाइन एस्पेक्ट इट इज रॉन्ग। नो, सेफ आ रहा है, वो कहेगा कि ठीक है 1.50 तक आ गया, वाई आई शुड गो 1.52, तो आई कैन डू नथिंग। यस, लेकिन वो तो डिजाइन करके वो तो बैठ गया। अभी मैं दिखाऊंगा आपको जो फेलियर केसेस में है, उसमें वो डिजाइनर साइट पर आता ही नहीं है सर, वो नहीं आता है साइट पर, उसको पता ही नहीं है, वो बैठ करके अपने सॉफ्टवेयर में कर दिया। जब ये प्रॉब्लम आ रहा है साइट पर, जब हम लोग जाते हैं तब वो बंदा आता है। कुछ केस में शेयर करूंगा आपको कि ऐसा हालात है कि डिजाइनर को पता नहीं है और साइट पर चेंजेस करके आगे बढ़ गया लोग, और वो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जैसे प्री स्ट्रेसिंग का है, ऐसे ऐसे मामला, पोस्ट टेंशनिंग में कहीं कहीं पर केबल्स सीक्वेंस में लिखा हुआ है कुछ, कर दिया कुछ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ जल्दीबाजी थी, वहाँ पर कुछ वो लॉन्चिंग ऑर्डर का सपोर्ट आ गया था तो ब्लॉक हो रहा था, तो सोचा कि इसके बदले हम इसी को कर देते हैं, फिर लॉन्चिंग ऑर्डर को आगे बढ़ाता है। ये सब चीज़ें देखिए कि ये कैसे हो रहा है, हमको इस चीज़ को कैसे कोऑर्डिनेट करके करना है, वो सब चीज़ मैं बात किया हूँ मैं यहाँ पर और आपसे शेयर करूँगा। और मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट वी कैन अवॉइड दिस फ्रीक्वेंट फेलियर्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्पेशली ड्यूरिंग स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। दैट इज वेरी alarming situation and very unfortunate part on the civil engineering, because you know we are answerable to public also. If public hears that bridge has fallen during construction, what they say,
दे सिंपली से कि सीमेंट और स्टील में गड़बड़ किया। किसी आदमी से पूछिए, अरे भाई वो तो उसमें ये लोग कुछ गड़बड़ किया होगा इसीलिए गिर गया। बट दिस इज नॉट द केस सर। आई विल शो यू फर्स्ट क्लास का कंक्रीटिंग, शाइनिंग कंक्रीट में देखते ही लगता है कि हाई क्वालिटी है, बट उसका कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में चूक किया है, उसमें सीक्वेंसिंग नहीं फॉलो किया है जो करना चाहिए और गिरा है, उसमें कैजुअल्टी हुआ है। तो ये सब चीज को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, दैट इशू इज टू बी सीन एंड वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट। एंड ओनली माय डियर सर, आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा कोशिश से हम लोग इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हमारे पास 6 आदमी का टीम है सर, दैट आई एम सेइंग विथ ओनली की पर्सनल 6, सब की पर्सनल का अलग है। वी आर पेइंग फॉर दैट 5-6 करोड़ फॉर वन प्रोजेक्ट, 4 करोड़ फॉर वन प्रोजेक्ट। उनको आपको ग्रूमिंग करना है, समझाना है, टाइम टू टाइम उनका ये भी लेना है कि फीडबैक लेना है कि तुम क्या कर रहे हो, साइट पर हो कि नहीं हो, साइट पर थे तो क्या क्या किए, इतना करने में क्या दिक्कत है आपको। डेली 1 घंटा टाइम दीजिए, आप क्लाइंट के साइड से हैं तो यू विल बी एबल टू मैनेज दिस वेरी इजीली। कभी कभी 15 दिन पर जाइए साइट पर, उनसे बात कीजिए, डिजाइनर को बोलिए कि आया था कि नहीं, कोई चेंजेज है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हम बताएंगे अभी, ये सब सारा चीज़ उसमें कैप्चर किया हुआ है। तो इसमें हम लोग जो डिजाइनर एंड दिस कंसेशनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, कंसेशनर जनरली वी कॉल व्हेनेवर वी आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट लाइक दिस हैम और पीपीपी प्रोजेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ईपीसी और बीओक्यू में बोलते हैं, इसीलिए बोथ आर सेम बट डिपेंड्स ऑन द type of mode of implementation. Then design director means design consultant. Designer is to be appointed by them under this mode. Proof check also, but proof check से भी उन्हीं से होता है। और ये आपका अथॉरिटी इंजीनियर जो है, उसके बाद शेड्यूल ऑफ कंसेशन एग्रीमेंट बाय क्लाइंट, उसमें हमारी जिम्मेदारी थी, और अथॉरिटी इंजीनियर का हमारी जिम्मेदारी होती है क्लाइंट के तरफ से। और सेफ्टी कंसल्टेंट, बेसिकली दिस इज बीइंग डन बाय द कंसेशनर कॉन्ट्रैक्टर, एंड वी आल्सो प्रोवाइड सेफ्टी ऑडिट कंसल्टेंट, जो यहाँ पर लेफ्ट में दिखाया हुआ है। तो दिस इज इन जनरल, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। Now how to maintain this good relation and how to get the best product outcome, that depends on the good relationship, good monitoring and good coordination with among all. See roles and a client का briefly मैं यहाँ पर 2-4 लाइन लिखा हूँ कि commitment for timely completion of the project, हमारा monitoring strong रहता है और हम टारगेट देते हैं कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में हमको करना है। तो ये कमिटमेंट, बिकॉज वी आर आंसरेबल टू द पब्लिक ऑल्सो एंड गवर्नमेंट ऑल्सो। देन प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट डीपीआर, दैट इज ए वेरी चैलेंजिंग, दैट हाउ मच इनपुट आई शुड गिव, एंड फील्ड विजिट हमारे साइड से ड्यूरिंग डीपीआर प्रिपरेशन होना चाहिए, दैट शुड बी देयर। एडेक्वेट टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ डीपीआर देना चाहिए, ये नहीं कि जल्दीबाजी में हम बनवाएं और बेस्ट क्वालिटी भी चाहे। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट सर। देयरफॉर जज योरसेल्फ दैट वेदर इट इज 9 months रिक्वायर्ड, 12 months रिक्वायर्ड, और क्या 1.5 साल दे सकते हैं, वैसे दीजिए। मेजर ब्रिज है, उसमें सबसे वाले जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, उसमें और सब भी इशूज आएंगे, तो अकॉर्डिंगली शुड प्लान। डोंट से ब्लाइंडली कि नहीं ये तो 6 महीने में करके दे दो। रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ की पर्सनल फॉर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, ये हमारी जिम्मेदारी है सर, थोड़ा चेक भी करें। जैसे कुछ दिनों से 2 साल से ये की पर्सनल का इंटरव्यू भी होती है सेंट्रल में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी में, तो उससे क्वालिटी
में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है पहले से, क्योंकि जो बेसिकली बेसिक चीज़ समझते हैं उन्हीं को की पर्सन में ओके किया जाता है. ओनली दे कैन बी मोबिलाइज एट साइट, अदरवाइज दे विल हैव टू वेट फॉर a cooling period which has been fixed for 3 months by the NHAI. Selection of suitable key personnel, that process is on, and improvement is visible. Involvement of client field officers at DPR stage, that I have shared. Timely approval of DPR stages, sir. This is also very important. Don't keep pending, because sometimes it happens that DPR consultant has सबमिटेड वन स्टेज पीपीआर और ये अप्रूवल नहीं होता है, वो बेचारा वेट करता है, फिर आगे बढ़ जाता है, तब पता चलता है कि यस देयर इज अ डिफिशिएंसी विच वाज लेफ्ट अर्लियर, तो उसको हम लोग नहीं कैच कर पाते. सिमिलरली प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल्स ए बी सी डी जे एंड एच, वेरी इंपॉर्टेंट सर, जिसमें ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में जो हम लोग डील करते हैं, हैम में करते हैं, उसमें ए बी सी डी पर तो आप जरूर ध्यान दें, इसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए. और बी इज द बैकबोन सर. डिजाइन डिसाइड डीप फाउंडेशन डेप्थ स्कोर कंसिडरेशन अंडर शेड्यूल बी एंड डी. डिजाइन डिस्चार्ज जरूर दें, क्योंकि इस पर बहुत सारे 2-3 डिस्प्यूट आ गए हैं. डिजाइन डिस्चार्ज छूट गया था, इसीलिए उसने फाउंडेशन डेप्थ अपने कम में किया, फिर उसमें डिस्प्यूट अराइज हो गया, पहले का डिस्चार्ज नहीं लिया, तो डिजाइन डिस्चार्ज उसमें मिनिमम जरूर मेंशन कर दें. Timely mobilization of authority engineer at site. कोई कुछ पूछ रहे हैं, बताइए सर. सर मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं डिजाइन डिस्चार्ज, डेप्थ ऑफ स्कवर डेप्थ, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये सब शेड्यूल बी में मेंशन करना, ये हाँ करना चाहिए. देखिए इसमें ऐसा हुआ है कि जैसे डिजाइन डिस्चार्ज अगर नहीं मिनिमम करेंगे जी, तो उसमें यह प्रॉब्लम आता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे डीपीआर डिजाइन के अनुसार अगर कोई डीप फाउंडेशन का डेप्थ अगर आज मान लिया कि 40 मीटर में हमने कैलकुलेट किया, एस्टीमेट बनाया जी, अब हमने डिजाइन डिस्चार्ज वहां पर मेंशन करना छोड़ दिया, तो नाउ इट इज द लिबर्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. वो क्या करेगा कि वो सेव करने के टेंडेंसी में वो डिजाइन डिस्चार्ज को कम दिखा सकता है. और ऐसे 2-3 केस आए हुए हैं. एक केस में शेयर करना चाहूंगा कि गंगा रिवर का केस था. अप स्ट्रीम 50 मीटर पर अप स्ट्रीम में एक ब्रिज था और नया ब्रिज बनाना था डाउन में 50 मीटर डिस्टेंस में, एंड अनफॉर्चुनेटली इन ब्रिज शेड्यूल डिजाइन डिस्चार्ज मिनिमम वाज नॉट इंडिकेटेड. क्योंकि शेड्यूल बी में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आपको पूरा सर्वे करके उसको ये सब मेंशन करना है. हाँ. और नहीं होने से बहुत ज्यादा लिबर्टी रहती कॉन्ट्रैक्टर के पास कि वो अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करता है. हाँ मैनिपुलेट करता है ना, तो इसीलिए उसके बाद क्या स्कवर डेप्थ कम कर देगा, फिर डेप्थ फाउंडेशन तो उसमें देखिए हुआ क्या, मैं अभी बताता हूँ कि उसमें जब वो डिस्चार्ज कम शो करके और एक फाउंडेशन में वो करीब 3.5 मीटर वेल डेप्थ का कम दिखाया, तब वो अथॉरिटी इंजीनियर को ये लगा कि भाई ये जो हम लोग जब डीपीआर में जो ड्राइंग में दिए हैं उसमें तो ज्यादा है, उसको ऐसा ही मतलब कि लगा, तो वो फिर अथॉरिटी के पास आया कि ये तो सर कम दे रहे हैं, इट इज नॉट ओके मेरे साइड से, और इसको देखा जाए, और मैंने समझ से ये परमिशन देने लायक मुझे लगता है नहीं है. तब हुआ कि अप स्ट्रीम में जो ब्रिज है 50 मीटर दूरी नहीं, 50 मीटर वाली, उसमें क्या लिया हुआ, तो थोड़ा पुराना था, करीब 50 साल हो गया होगा मेरे समझ से, 40-45. देन द डिस्चार्ज ऑफ दैट ब्रिजेज वाज सर्च, थोड़ा सा टफ काम था वो, लेकिन लकली मिल गया रिकॉर्ड में. तो दैट डिस्चार्ज वाज टेकन बाय द डीपीआर कंसल्टेंट. तो अब देखिए उससे कम तो हम नहीं ले सकते हैं डाउन स्ट्रीम में. अब उसको ये कहा गया कि नथिंग डूइंग, यू विल हैव टू टेक दिस डिस्चार्ज एंड वी विल नॉट अप्रूव, अथॉरिटी इंजीनियर विल नॉट अप्रूव द योर डिस्चार्ज, क्योंकि वो कहीं पर और लाता था सीडब्ल्यूसी कहीं से वो रिकॉर्ड लेकर के, क्योंकि डिजाइन डिस्चार्ज इज बेस्ड ऑन जब मैनिंग फार्मूला होगा, कैचमेंट एरिया होगा, एरिया वेलोसिटी हो गया, आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया,
ओल्ड ब्रिज का रिकॉर्ड हो गया, HFL का, तो ये सारा चीज लेकर के एक डिस्चार्ज पता किया जाता है और वो मैक्सिमम लेकर के फिर 100 ईयर्स फ्रीक्वेंसी पर प्रोजेक्ट करके तब वो डिजाइन डिस्चार्ज लेते हैं। इसमें अब सिलेक्शन में वाइडर है इसको, तो व्हाट कॉन्ट्रैक्टर विल चूज, ही विल चूज इन सच ए वे, जो भी मैनिपुलेट करे कि सो दैट देयर शुड बी सेविंग फॉर हिम। देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे मेरा सर नेशनल हो, नेशनल हो, मेरा इसमें एक ही सजेशन है कि ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में शेड्यूल बी के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए Yes. कि आपको डिजाइन डाटा जो आपके डीपीआर से आया वो उसमें मेंशन Right. करना कंपलसरी है। यस क्योंकि जहाँ तक पांडे साहब ज्यादा बताएंगे कि एक दिलीप बिल्डकान का एक ब्रिज था जब मैं मिनिस्ट्री में जाता था कि उसकी जो डेप्थ ऑफ पाइल जी 32 या 36 मीटर थी, पर केवल 16 मीटर डालकर उसको कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। ऐसा है ना सर, कुछ एक केस था। और उसमें भी आप में डिजाइन डिस्चार्ज मिनिमम दे दीजिए, उससे कम नहीं जाना है। ऊपर जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, उस टाइम में कोई फ्लड आ गया तो ठीक है, मैं ऊपर जाइए, लेकिन उससे कम नहीं जाना। जैसे पाइल फाउंडेशन का डेप्थ अगर हम एश्योर है कि यस इस डिस्चार्ज से इस कैलकुलेशन से हमारा डीपीआर में इतना आया, तो वाई आई शुड अलाउ लेसर देन दैट। और दूसरी बात कि अगर कोई डिजाइन लेसर से कर देता है तो दैट ब्रिज सर्टेनली नॉट गोइंग टू फेल विद इन द डीएलपी, नहीं होगा। इवन आफ्टर डीएलपी इट शुड नॉट फेल। हाँ, शुड नॉट फेल नहीं, वो तो भाई उसको देखेगा ना, कॉन्ट्रैक्टर जनरली ये सोचेगा कि भाई इतना कर देने से ऐसा नहीं होगा कि 5 साल में गिर जाएगा, 10 साल में गिर जाएगा, बट इट मे क्रिएट प्रॉब्लम लेटर ऑन। देयरफॉर देखिए इन अ नटसेल एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि व्हाट इज शेड्यूल बी। शेड्यूल बी इज नथिंग बट आवर डीपीआर। आवर डीपीआर ही शेड्यूल बी है। शेड्यूल बी इज द बैकबोन। हर एक झगड़ा उसी पर खड़ा हो रहा है। शेड्यूल बी इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। तो वो कैसे रोबस्ट बनाएंगे हम अपने डीपीआर के एक्सपेक्ट पर? डीपीआर का ही तो काम है, उसमें हम टीसीएस उसी में तो दे रहे हैं, कहीं भी चेंज हो रहा है उसी में दे रहे हैं। सर अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी मतलब लमसम कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन है वो कर भी रहे हैं ब्रिजेस के केस में, पर हम उसमें पूरे डिजाइन डाटा जो भी है, डिस्चार्ज है, इसका डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, सारी चीजें मेंशन कर, दैट इज मिनिमम। यस, पर ईपीसी में ऐसा नहीं है। नहीं, ईपीसी में जो है, ईपीसी में आप कीजिए। मतलब मेरा कहना है कि सर्कुलर निकाल के मिनिस्ट्री से मैंडेटरी करना चाहिए। हाँ, यस, वो चीज आपका कहना ठीक है। तो हम लिबर्टी नहीं होना चाहिए हमारे को कि हम दें या नहीं दें। राइट, इसमें देना जरूरी है। अब देखिए कुछ केस अगर टाइम रहता तो हम उस पर भी बात करते। हम लोगों से गलतियां हो रही है कि सीबीआर हम गलत भर रहे हैं बी शेड्यूल में, हम एमएसए का इंफॉर्मेशन गलत दे रहे हैं, मिनिमम बीसी का कुछ और दे रहे हैं। देखिए वहां पर हम सीबीआर का वैल्यू मिनिमम दे करके हम वहां पर मिनिमम डीबीएम पीसीबी दे रहे हैं, तो फिर यहां पर भी मिनिमम दे दिए, उधर भी दे दिए। अगर ये सीबीआर मिनिमम दे करके और फिर इफेक्टिव वर्ड बहुत जगह छूटा हुआ है, वो इफेक्टिव नहीं मेंशन करता है, तो अब जो इमैंगमेंट है उसमें 4 है और सब ग्रेड वाला 8 लाया, तो 8 लेकर के आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो कहता है कि शेड्यूल बी में आप तो सीबीआर लिखे हैं सर, हमको 8 मिल गया, हमको आगे बढ़ने दो, बट इट शुड बी इफेक्टिव। Effective in the sense, take the cognizance of 4 as well as 8 and get it, it will come around 6. Therefore, जब मैं 8 बोलूंगा तो उसको 10 वगैरह तक जाना पड़ेगा और 4 और 10 का वो MR वैल्यू से कैलकुलेट करके इफेक्टिव लेना होगा, विच वी आर लूजिंग। बहुत जगह हम लोग लूज कर रहे हैं। इसीलिए शेड्यूल बी को जब आप तैयार करवाए डीपीआर कंसल्टेंट से, तो आप उसमें मैक्सिमम जितना हो सके आप सोच समझ करके दें, जिससे कि उसमें कोई फ्यूचर में लिटिगेशन, मतलब कहीं ना कहीं से ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को और अथॉरिटी इंजीनियर को बांधना पड़ेगा, अदरवाइज उनके ऊपर पूरा छोड़ देंगे तो वो पूरा अपने हिसाब से मैनिपुलेट। नहीं, वो हो रहा है और काफी जगह झगड़े आ रहे हैं। और कितने पता है आर्बिट्रेशन में एनएचआई में 65,000 करोड़ क्लेम इज देयर। और ऐसे ऐसे केस में आपको बताऊंगा, ऐसे टाइम मिलेगा तो कभी कभी तो होल डे लग जाता है केस समझाने में कि ये चीज है। एक छोटा सा केस मैं बताता हूँ, नॉट ब्रिज, बट एक क्लेम कर दिया था एक जगह
कि आपका शेड्यूल बी में इनवर्टेंटली बाय मिस्टेक डिजाइन स्पीड, उसमें देखिएगा कि 100 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है उसमें, और मिनिमम लिखा है 80 किलोमीटर कहीं पर लिखा हुआ है उसमें मैनुअल में। वो बेचारे को जो बी शेड्यूल बनाया उसमें 80 किलोमीटर इम्पोर्टेंटली टाइप हो गया। सी द इम्प्लीकेशन। अब उसने क्या किया कि वो कॉन्ट्रैक्टर देखा प्रीबिड क्लैरिफिकेशन मीटिंग में, वो कुछ नहीं बोला बिकॉज ही वाज थिंकिंग दिस इज इन माय फेवर। उसने क्या किया कि अपना रोड बना करके क्लेम किया कि आई हैव कंस्ट्रक्टेड द रोड बेस्ड ऑन द डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, और आपका बी शेड्यूल 80 कहता है, इसीलिए 45 करोड़ का वो क्लेम डाल दिया। अब उस आर्बिट्रेशन में टेक्निकल ऑफिसर्स नहीं थे, आईएएस थे 2 और एक जज थे। अब उन लोगों को ये सब चीज नहीं समझ में आएगा जनरली, तो वो केस लकली जो थे वो लोग हमसे ऐसा ही पूछने आए कि सर इसमें तो हम लोग लूज कर रहे हैं। वो हमारा भी पार्टी जो है वो भी बोल दी है कि भाई नथिंग डूइंग नाउ, दिस इज गॉन केस। तो हमने सोचा कि भाई शेड्यूल बी वगैरह देखा, ये सब देखा, तो हमारे दिमाग में एक चीज, एक बात क्लिक की कि व्हाई नॉट यू कैन यू शो दिस पार्ट 3 जो ड्राइंग्स में गया है। ईपीसी में 3 पार्ट होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और एज बिल्ड ड्राइंग दोनों दिखा दो मुझे अगर है तो बेचारा खोजवाया दिखाया। अब देखिए यह है कि जब हमारा पार्ट 3 में ड्राइंग देखा तो ड्राइंग 100 किलोमीटर पर डिजाइन था, जितना भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एलिवेशन सब कुछ था। एज बिल्ड ड्राइंग भी उसी का कॉपी था। तो मैं बोला कि इसमें हिज क्लेम डजंट स्टैंड, वो इम्पोर्टेंट एरर है उसमें बी में। अगर हमारे ड्राइंग में 80 पर डिजाइन रहता जो उसमें पार्ट 3 में दिया हुआ है, और अगर 100 पर एक किया रहता और एज बिल्ट 100 पर दिया रहता तब हम मान गए, देन आई एम लूजिंग द केस, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। तो उसमें क्या हुआ कि तब ये लोग गया और उन लोगों को सारे को समझाया, दोनों आईएएस और जज, तो वो लोग मान गया कि नहीं ठीक बात है, इसमें नहीं मिलेगा। तो देखिए एक जस्ट स्मॉल मिस्टेक से अगर वो मान लीजिए कि नहीं डिस्कस करता लोग तो वो लूज था, वी वी आर लूजिंग दिस केस। क्योंकि इसीलिए आर्बिट्रेशन में तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट एक टेक्निकल ऑफिसर्स को होना चाहिए मेरे समझ से। पता नहीं अब वो खैर अब जो भी है वो सिस्टम नहीं है कि भाई बाइंडिंग है तो क्या किया जाए। तो इस एंगल से देखिए दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ वन स्मॉल मिस्टेक इन शेड्यूल बी, जो गंगा ब्रिज में तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर बोल करके गया कि हम आर्बिट्रेशन से लेंगे, वो बोल करके गया था कि आप लोग इसको अलाउ नहीं कर रहे हो तो हम लोग लेंगे। हम लोग बोले ठीक है लेना। उस टाइम में ये सब सारा जो बातें आएगी मिनट्स रिकॉर्डेड, तो वो लोग भी समझ आएगा कि यार ये तो गंगा ब्रिज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और 50 साल पहले जो डिस्चार्ज लिया हुआ आज कम कैसे ले सकते हो, इतना वो समझ आएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप जीतोगे नहीं, लेंगे फिर भी कोई बात नहीं, आप जाओ, बट यू आर सपोज टू मेक दिस। तो माई पॉइंट इज दिस दैट व्हाइल फ्रेमिंग द शेड्यूल बी, सर पांडे साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ बताइए सर। I'll just supplement what Srivastava साहब is telling. ये ईपीसी ही नहीं, ये जीवन का भी फंडामेंटल है कि आप चाहते क्या हो। यदि आपको ये पता है कि आप क्या चाहते हो और वो क्लियरली आप मेंशन करते हो, तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द बिजनेस। यस। शेड्यूल बी में आपको ये देखना है कि विच इज गोइंग टू बी ए मोस्ट सेफ कंडीशंस एंड मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, और वो चीजें आपने उसमें लानी है। आपने अभी जो एक एग्जाम्पल दिया है दैट गोज बोथ वेज। यू मेड ए मिस्टेक इन द शेड्यूल बी एंड द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेज यदि आपकी किसी उसमें है तो शेड्यूल बी एंड ड्राइंग में शेड्यूल बी विल प्रिवेल। देन
if the case goes to the legal implications, he will certainly win for that. ये अलग बात है कि technically he is not entitled to claim, but ये छोटी छोटी जो mistakes हैं that can really play a havoc. तो हमें ऐसी चीजें जरूर उसमें मेंशन करनी है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इनएडवर्टेंटली ही इरर करते हैं. जैसे हमने शेड्यूल बी में लिख दिया मिनिमम, बट हमने उसका एक पार्ट बना दिया ड्राइंग्स को. इन दैट केस ड्राइंग बिकम्स ए पार्ट ऑफ शेड्यूल बी, एंड यू कैन नॉट से कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में केवल शेड्यूल बी लगता है और ये ड्राइंग नहीं लगती है. तो ऐसी भी गलतियां हो रखी हैं. और जो आप केस डिस्कस कर रहे थे वो पर्टिकुलर केस एक पंजाब का था जिसमें डिस्चार्ज कम ले लिया जैसे आपने कहा, और स्कवर लेंथ भी, स्कवर डेप्थ भी कम ले ली, पाइल डाल दिए, सारा कुछ हो गया. उसके बाद जब कंप्लीशन देने की बात आई तो अथॉरिटी इंजीनियर सेड कि दिस इज सेलो फाउंडेशन. देन एडिशनल एक पूरा उसको गार्लैंडिंग करके पाइल की एक अलग सीरीज बनानी पड़ी, उसको डोप टेल करना पड़ा पाइल कैप से, और फिर इसको सेटिस्फाई करना पड़ा. बट यहां पे सवाल यही उठता है कि जब उसने डिजाइन आपको सबमिट की थी तो अथॉरिटी इंजीनियर ने अप्रूव किया, प्रूफ कंसल्टेंट ने अप्रूव किया. अब आप लीगली कैसे कह सकते हो कि ओनली कंसेशनर और कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग? नाउ एवरीबडी बिकम्स ए पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम, वॉट एवर इट इज. सो यू कैन नॉट पिन पॉइंट, एंड व्हेन ही विल गो टू द कोर्ट और द आर्बिट्रेशन ही इज लाइकली टू विन. सो इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए. दैट इज द क्रक्स ऑफ द बिजनेस. थैंक यू. I think what is the time allotted for me? Tell me accordingly. I'll replan my schedule. Because देखिए कभी कभी वो जो केस सब आ जाता है तो हमारे जब दिमाग में आता है तो I want to share with the public. Don't worry, you have time up to 5 p.m. है? Up to 5 p.m. Okay? I think क्योंकि देखिए केस जो है वो शेयर करने में ज्यादा नॉलेज शेयरिंग होता है, राइट? राइटअप वेटअप तो बहुत जगह मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. एक केस मैं अपने यहाँ का बताता हूँ, रिसेंट केस है 2 महीने पुराना, रायपुर दुर्ग ग्रेड सेपरेटर का. शेड्यूल बी में था कि शेड्यूल बी में जो हमने अप्रोचेस की लेंथ फिक्स की उसमें वैल्यू सबमिट कर का प्रोविजन नहीं लिया लेंथ में. कॉन्ट्रैक्टर ने जब डिजाइन किया तो उसने वैल्यू सबमिट कर स्पीड के हिसाब से डिजाइन करके कैलकुलेट की. ब्रिज की लेंथ, ग्रेड सेपरेटर की लेंथ बढ़ गई और इतना ह्यूज पड़ी, करीब करीब 300 मीटर बढ़ गई, 3-4 ग्रेड सेपरेटर मिला. और शेड्यूल बी में इट वाज मेंशन दैट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द अप्रोचेस शैल नॉट कंस्टिट्यूट एनी सीओएस. अब साहब लेंथ तो बढ़ गई, अब उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. मिलना मिलेगा कैसे? नहीं मिलेगा. आप देखिए एक चीज है कि सिंपली ये चीज लिख देना कि ब्रिज का लेंथ बढ़ेगा तो इट डजंट कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ सीओएस. ये इथिक्स नहीं है. देखिए दो चीज है, एक इथिक्स है, एक प्रोफेशनल अलग है. पर एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एज पर कॉन्ट्रैक्ट उसमें मिलेगा अगर वो फर्दर वहां पर अगर ये नहीं लिखा कि अनलेस दिस इशू इज एड्रेस्ड और कवर्ड अंडर आर्टिकल 13 ऑफ यूपीसी कॉन्ट्रैक्ट. लिखा हुआ है. अच्छा ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है. तो ये जब आर्टिकल 13 में जब चेंज ऑफ स्कोप का आएगा, का 13 जाएगा तो उसमें लिखा मेंशन किया. हाँ तो उसमें मेंशन किया हुआ है. तो उसमें आर्टिकल 13 में क्या कहता है? चेंज ऑफ स्कोप आर ड्यू टू ओनली 3 कंडीशन. एक नंबर 1 पॉजिटिव बढ़ा, एक नंबर 2 निगेटिव कम हुआ, एक नंबर 3 चेंज ऑफ स्पेसिफिकेशन. ठीक है. यहाँ पर ब्रिज का लेंथ आपका बढ़ा है, हमने x लिखा बट ड्यू टू सम अदर रीजंस ये बढ़ गया. ठीक है. तो बढ़ गया तो वो पॉजिटिव में आपको देना चाहिए कायदे में एग्रीमेंट्स के साथ. कायदा तो मेरे को एग्रीमेंट तो लिख देने से इसमें एक पॉइंट है, एग्रीमेंट के साथ यदि आपकी चेनेसेस डिफाइंड थी, इस चेनेस से इस चेनेस के बीच उसे बनाना और वो उस चेनेस के बियॉन्ड चला गया, चेंज ऑफ स्कोप आएगा, चेंज ऑफ स्कोप में आएगा. अगर कोई अब ऐसे देखिए व्हाट इज हैपनिंग, द डीपीआर कंसल्टेंट्स आर सिंपली राइटिंग टू पास देयर बॉक्स टू द क्लाइंट. वो सिंपली डीपीआर कैसे बना रहे हैं? ऐसे ऐसे करके वो ब्रिज का लेंथ दे दो,
ऐसे ऐसे डिस्प्यूट मैं बताऊंगा कि स्पान मिनिमम लेंथ नहीं मेंशन्ड है और वो 10-10 मीटर का ओपन फाउंडेशन पर दे करके काम कर दिया ब्रिज। अब वो कह रहा था कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो अब वो बोला है कि भाई ये तो 10 मीटर में नहीं चले, तो क्यों नहीं चलेगा, आप कहाँ मेंशन किए। अब ये सब डिस्प्यूट क्यों आता है? अगर हम उसको कर दें तो हम इस चीज से कम हम मिनिमम डिस्प्यूट में जाए। यस, टेक्निकली वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट बोथ पार्टी टेक्निकली। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी है लेवल प्लेइंग मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी है कि जिसमें ब्रिज की लेंथ 50 मीटर मेंशन की हुई है और साइड पे एक्चुअली जो बना हुआ है वही 100 मीटर का बना है और रिक्वायरमेंट भी 100 की है। तो अगर कोई कहता है कि नहीं आपको 50 बनाना है, नो चेक कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि इंक्रीज इन द लेंथ शैल नॉट कंस्टिट्यूट। राइट, ये बड़ा स्टैंडर्ड लाइन लिख देता है लोग। इसको लेटर स्पीड में समझना चाहिए। 5% 5 मीटर इस समझ में आता है, 10 डबल हो गए। मैं बता रहा हूँ कि डीपीआर कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं। तो सर डीपीआर कंसल्टेंट किसने अपॉइंट किया? हमने किया, मिनिस्ट्री ने। हमने किया। अच्छा, कि उस नहीं, प्रॉब्लम तो यही थी ना। मैं कहता था पीडब्ल्यूडी के चीफ ही है, पहले सर्टिफाई करें साइड से, देख के स्टूडेंट को देखा कि नहीं देखा। आरओ बोलता था तो दोनों। आप सर ऑनेस्टली बताइए, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि यही बैठे होंगे, जेई बैठे होंगे, यही बैठे होंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसी और चीफ, ओके, और आप भी है इंजीनियर चीफ, ठीक है, आपको मैं एस्पेयर करता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट 200, 300 करोड़, 500 करोड़ का बनता है, आप चाय पीते समय उसका डीपीआर या ड्राइंग को बोले हैं कि उल्टो बेटा मेरे सामने, जेई एक बार देख ले 5-10% वो पकड़ लेगा, ए देख ले 5% पकड़ लेगा, ई देख ले 5% पकड़ लेगा। इस टाइप से अगर आप इतना, सर मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर टाइम निकाल लें कि चलो लंच में आज जल्दी हम लोग बैठेंगे, लंच करके 5 मिनट मुझे जीएडी दिखा देना यार, प्रोफाइल दिखा देना रोड का कहां पर क्या है, उसमें मैं दावे के साथ कहता हूं कि लॉट ऑफ इश्यूज विल बी एड्रेस्ड एंड दिस विल रिड्यूस द, आपका जो क्लेम एंड काउंटर क्लेम है, इट विल रिड्यूस। मेरे पास तो ड्राइंग लाता है तो मैं बोलता हूं कि तुम खड़ा हो जाओ, मेरे सामने उल्टो, बस इतना ही करता हूं और कुछ नहीं करता हूं, और एक पेंसिल ले लेता हूं मैं हाथ, उसी से बहुत सारा हो जाता है। हम भी नहीं कहते कि 100% करूंगा, बट ऐसा होगा कि एक ब्रिज की साइड पे एक्सपोज था, डीपीआर कंसल्टेंट डीपीआर बना के लाया डीप पाइप। अब बताइए, तो ठीक है, अगर आप अब देखिए जीएडी में जब ब्रिज का आएगा तो उसका जो ये क्या कहते हैं जियो टेक्निकल का वो बोर लॉग, उस साइड में मैं किसी ड्राइंग में नहीं देख रहा हूं। भाई कम से कम उसको तो दे दो जिससे आप जब देखेंगे, यस इट इज रिक्वायर्ड, विच इज मिसिंग। तो ये सब चीज सर हम लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं और हम लोग इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि वी शुड हैव ए लुक ऑन द जीएडी बिफोर इशू ऑफ द सेम फॉर द दिस टेंडर। इतना तो देख ले सर। दूसरा सर, प्री बिड क्लैरिफिकेशन मीटिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप ऐसा कंडीशन क्यों नहीं डालते हैं जब तक टेक्निकल ऑफिसर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग बिडर्स नहीं आएगा उसका हमारे बिड ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप इस चीज को मैंडेटरी क्यों नहीं बना देते हैं? मैं देख रहा हूं कि ये कल्चर खत्म होते जा रहा है। वो 4 लाइन डाल देता है मेल में, अब भेज देता है क्वेश्चन, किसी बिल्डिंग बिजनेस डेवलपमेंट वाले को भेज देता है अगर ज्यादा, अरे यार तुमको क्या पता है? और वो नोइंगली बहुत सारे क्लॉज दे डोंट वांट टू शेयर, जो हमारे क्लाइंट के ऊपर आएगा कल वो नहीं वो छेड़ता है। तो ये सब जो चीज है, एक हमको कल्चर डेवलप करना पड़ेगा सर, जो मिस होते जा रहा है। जो पहले आइटम रेट बीओक्यू में था और वो हम लोग लूज करते जा रहे हैं अंडर दी सीपीसी हैम बीओटी। तो देयरफॉर देखिए, मैं ये कहता हूं कि सर पब्लिक, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस को क्या मालूम है कि बीओक्यू और ईपीसी और हैम और पीपीपी क्या होता है? उसको इन प्रोडक्ट चाहिए, उसको रोड चाहिए, ब्रिज चाहिए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम ही लोगों की है। हम लोगों की ये है कि हम लोग इन प्रोडक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन हमको क्वालिटी वाला चाहिए।
nothing doing, I don't know PPP, I don't know HAM, I don't know EPC. This should be our this motto and spirit. Right, sir, I will try to reduce my this so that we can capture the details. सर इसमें एक ये मैं कवर कर लेता हूँ, फिर मैं चलूंगा केस पे, क्योंकि केस करीब 10-15 है, तो उसमें 5 मिनट भी 2 मिनट भी लूंगा तो इट विल कवर द मैक्सिमम थिंग. देखिए सर, इसमें देख लीजिए एक्टिविटी, ये SOP डिजाइन, हाँ सॉरी DBR, ओके, लॉन्चिंग में देखिए इसमें है कि जब कभी आपको साइट पर कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, अवार्ड कर दिए, तो EPC और HAM में जो भी मोड है जो आजकल चल रहा है, उसमें डिजाइन बेसिस रिपोर्ट जरूर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये क्लाइंट नहीं चूके, कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर, टू गेट इट प्रूफ चेक and to get it approved by authority engineer with sign and seal and date. सर ये बहुत मिस हो रहा है. इसमें कुछ जगह ऐसा देखा हूं मैं कि जब इन्वेस्टिगेशन में गया तो उसमें अथॉरिटी इंजीनियर का नहीं था और वो काम हुआ और उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो अथॉरिटी इंजीनियर अपना वर्क पास कर रहा है कि हमको इन लोगों ने सबमिट नहीं किया और इसीलिए मैं नहीं किया था. तो ये क्वेश्चन है कि तब ये कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहा है, तो सर ये बात नहीं माना, ये कर रहा है. हाँ, तो पेमेंट तो रिकमेंड क्यों किया? तो अब वो सब जो बातें हैं वो आगे बढ़ेगी, लेकिन उसमें अब वो भी आया कि सर ये काम का पेमेंट अभी नहीं हुआ है. जो प्रॉब्लम आया उसको एक मिला राइडर कि जो प्रॉब्लम आ गया था, काम करते ही प्रॉब्लम आ गया था, तभी ना हम ड्राइंग मांगे. अगर वो वही चीज 5 साल बाद आता तो पास्ट में करा लेता. अच्छा, हाँ, कॉम्पिटेंट इंजीनियर है, राइट. और यदि ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शंस लगाते हैं वो कि जिनका वास्तव में टेक्निकल ऑब्जेक्शन उनको पता ही नहीं कि क्या है इसमें, वो कुछ भी करके वो घुमाते रहते, टाइम पास करते, उससे भी वर्क बहुत सफर हो रहा है. बहुत सारे लोग हैं, मैं तो अब क्या बताऊं, मैं तो 7-8 साल झेल चुका इन चीजों को कि पकड़ के साइन कराना पड़ते हैं उनसे कि भाई तू साइन कर दे, मैंने देख लिया, सब ठीक है. अच्छा, तो उसमें अब एक दो बार अगर ऐसा करता है, अगर वो इररिलेवेंट कुछ क्वेरी करता है तो रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है. तो रिकॉर्ड रहेगा तो कंप्लायंस में कर दे कि दिस इज इररिलेवेंट रिकॉर्ड, नॉट रिलेवेंट टू दिस प्रोजेक्ट. पर उसमें दूसरी प्रॉब्लम है सर, वो इररिलेवेंट ऑब्जर्वेशन तो लगाता है, पर जो वास्तव में होना चाहिए उसमें टेक्निकली, हाँ, वो नहीं होता, हाँ, वो मिस होगा. अब मेरे से कॉन्ट्रैक्टर कहता सर वो तो कुछ बोल नहीं रहे, आप क्यों बोल रहे हो, मैं वहां से अप्रूव करा के ले आऊंगा. वो अप्रूव करा कर लाएंगे. तो ये सब चीज जो है, इसीलिए ये जो चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा, इस पर ध्यान देना जरूरी है. दैट इज, अब ये सब जो चीजें हैं अंदर वाली बात, इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे सर? इसको इम्प्रूव तो हम एक करेंगे, वी शुड इनकलकेट कल्चर. तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि हम विदेश का नकल करते हैं लेकिन इथिक्स और प्रोफेशनलिज्म नहीं नकल कर रहे हैं उनका, वो मिसिंग है हमसे. हम तो आस्थोज कर रहे हैं, ASTM कर रहे हैं, हम ACI कर रहे हैं, यूरो कोड्स कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं ना हम, लेकिन इथिक्स और प्रोफेशनलिज्म मिसिंग है. आप जापान में देखिए, EPC कॉन्ट्रैक्ट हो या है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है. बोथ आर कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज क्लाइंट, बोथ आर अप टू मार्क. यूरोप में जाएं, एक से एक सारा काम हो रहा है, कोई उसमें नहीं है. तो इस टाइप से अगर हम कल्चर बनाएं, आएगा कल्चर, आई एम होपफुल. और इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपका स्टेट है छत्तीसगढ़,
आपके यहाँ मान लीजिए कि 20 प्रोजेक्ट काम चल रहे हैं ईपीसी वगैरह पे, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक महीने में हाफ डे आप ब्रिज का करा लें, जिसमें टीम लीडर को बुलाएं, ओनली टीम लीडर, ब्रिज इंजीनियर एंड क्वालिटी कंट्रोल, बाकी को नहीं बुलाना है अभी। और दूसरे मंथ में हाफ डे टीम लीडर को बुलाइए, हाईवे इंजीनियर को बुलाइए और एसपीएस को बुला लीजिए, उसमें करा लीजिए हाफ डे। और एक वर्कशॉप कंटिन्यूअस फेनोमेना, जैसे हाफ डे ही लंच कीजिए और घर जाइए, या लंच भी मत दीजिए, आप बोलिए कि चाय पीजिए घर जाइए। एक ये अगर रेगुलर बना लें, इससे बहुत फायदे होंगे जो हम आज नहीं हम क्वांटिफाई कर पाएंगे, लेकिन इट विल गिव द कल्चर। वो जरूरी है सर, कल्चर बहुत जरूरी है, वो हम लोग मिस कर रहे हैं। और वनली हम लोग जैसे कि कोई समझेगा कि हम टाइट करके कर लें, हम पेमेंट रोक करके कर लें, लेकिन हम इनकलकेट भी तो करें भाई, ये भी तो काम है। जैसे अब आपके यहाँ कोई ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं कोई आता होगा, वो बेचारे को ईपीसी नहीं ज्ञान होगा, मे बी की पर्सनल का आता होगा, कहीं से कोई आता है, कहीं से विदेश उदेश से गल्फ कंट्री से आता है, उसको भी नहीं ज्ञान है, तो कैसे करेंगे सर? अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं इस पर वर्कशॉप पे, हाफ डे या इस टाइप पे, हो सकता है कि हम इनडायरेक्ट 10 रुपया सेव कर रहे हैं, जो साइट पर फायदा हो रहा है। रोलिंग का ज्ञान सर नहीं है, बहुत लोगों से बात करता हूं तो की पर्सनल से, कैसे रोलिंग करते हैं, कैसे टेस्ट करेंगे, कितना रोलिंग होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ब्रेक थ्रू रोलिंग क्या होता है। तो ये सब चीज अगर सर हम बता दें तो ध्यान तो रहेगा उसको। तो ये सब चीज मिसिंग है जो हम लोगों को कुछ, अब देखिए विदेश उदेश में जाएंगे तो उनका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम पर काफी परसेंटेज खर्च करता है। वर्ल्ड बैंक का भी, एडीबी का देखे तो उन लोगों का अलग हेड है, वो क्यों करते हैं, वो भी एक पार्ट है। आज आईएचई में ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो ये सब चीज जरूरी है कि हम लोग इंटरेक्ट करें। और दूसरी बात सर, इंटरेक्शन में जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, तो इसमें एक आदमी का जो ग्रीवांस से जो भी है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो सारे सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए फायदा हो। तो सर डिजाइन गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, इसमें देखिए सील एंड डेट के साथ रहना चाहिए, इसमें भी बहुत जगह मिसिंग हुआ है। और क्लाइंट को सिंपली इंश्योर करना है कि भाई ये हमारे पास एक रिकॉर्ड के तौर पर दो। अभी 1-2 ब्रिज बहुत जबरदस्त हादसा हुआ है, उसमें वो डिजाइन मिसिंग है, डिजाइन नहीं है, उसका नहीं दे रहा है, वो कहता है दिस इज माई प्रॉपर्टी, आई विल नॉट गिव। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मिस नहीं होना चाहिए। एसओपी, कास्टिंग मेथोडोलॉजी, सर एसओपी जरूरी है, हर एक एक्टिविटी का सर एसओपी ले। प्रीकास्ट गर्डर को लॉन्च करने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत सारे जगह केस हुए हैं जो मैं दिखाऊंगा अभी। उसमें जैसे 100 टन का आपका गर्डर है, तो हम कभी बात करते हैं कि कितने टन का क्रेन लिए हो, तो कहता है कि सर 4 टाइम्स ज़्यादा लिया हुआ, तो 51 हो गया, 50 हो गया, तो 200 टन का लिया, ठीक, सिंपली 200 टन। तो फिर मैं आगे बात किया, 1-2 जगह इंसिडेंस हुआ कि भाई ये जो बूम जो उठाता है वो एंगल पर डिपेंड करता है। तो अगर 200 कितने कैपेसिटी पर लिया, 45 डिग्री। अब वहां पर जो साइट कंडीशन है, ट्रेन है, वहां पर कहां पर खड़ा होकर के कितना बूम लेंथ चाहिए, कितना डिग्री जाएगा। द मोमेंट यू विल गो बियॉन्ड 45 डिग्री ड्रास्टिकली स्ट्रेंथ चेंजेस, तो हो उसमें भी कैजुअलिटी हुआ है। अब वो तो कहता है 200 का लिया, लेकिन बूम एंगल कम हो गया, वो उसमें से टर्टल डाउन हुआ और वो ये हो गया कि ये गर्डर झुक गया ऐसे, और झुक गया जमी ऐसे से ऐसे हुआ, इसका स्टीफनेस इस एक्सिस पर ड्रास्टिकली चेंज हुआ, बिना गिरे हुए हवा में ब्रेक हो गया है, मतलब कि एयर में ही, नॉट आफ्टर फॉलिंग टू द ग्राउंड।
तो देयरफॉर दीज इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसओपी जरूर लें सर, हर एक एक्टिविटी का, सिंकिंग ऑफ वेल, सिंकिंग का, कंक्रीटिंग, जैसे बेड प्रिपरेशन से लेकर के कास्टिंग लॉन्चिंग तक। डिजाइन ऑफ एलजी, लॉन्चिंग ऑर्डर है उसका जरूर लें सर, उसका फैब्रिकेशन देखें कि क्या वर्कशॉप में हुआ है या फील्ड में हुआ है। कहीं कहीं पर ऐसा फेलियर हुआ है जो फील्ड में मैं दिखाऊंगा कि एक लॉन्चिंग ऑर्डर फील्ड में वेल्डिंग कराया और एक वर्कशॉप में कराया और उसके कारण गड़बड़ हो गया है। तो इसका भी ले टेम्प्रोरी STEIL स्टील होगा। तो ये इसमें बहुत सारे जगह गड़बड़ हो रहा है, इसके कारण फेलियर बहुत जगह हो रहा है सर। इसको जरूर इंश्योर करेंगे। अगर आपके पास प्रीकास्ट गर्डर का लॉन्चिंग का प्रोसेस है, वो जाकर के लकड़ी का गुटका लगा रहा है, प्लाईवुड का स्पेसर लगा रहा है, छोटा छोटा एक के ऊपर एक रख रहा है, वैसी स्थिति आ रही है और वो जाकर के एक गर्डर गिर रहा है तो दो तो तीन तीन को लेकर के नीचे जा रहा है। सिस्मिक जोन 4 में इस टाइप का स्टूलिंग लकड़ी का लगाया हुआ देखा हूं। सिस्मिक एनी टाइम कैन कम, दिन में आएगा रात में आएगा, वो बताकर नहीं आएगा। मैं पूछता हूं कि भाई उस टाइम में क्या करोगे, कोई जवाब नहीं है। लैटरल ब्रेसिंग कहाँ है, वो भी जवाब नहीं है। तो ये सब जो चीज है सर, ये सब बहुत जरूरी है। फील्ड लैब विथ एडेक्वेट इक्विपमेंट, ये देखें कि हमारे इसका फील्ड जो लैब वो सेटअप कर रहा है, उसके बाद उसमें है क्या क्या चीज, आप उसको चेक करें और उसको क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आप IRCSP 112 ले लीजिए, 112 में सारा चीज दिया हुआ है। सिंपली उसके आप उलटिए पेज, बोलिए ये बेटा बताओ मुझे है कि नहीं, नहीं है तो ले आओ, नहीं तो अप्रूवल नहीं देंगे। अब कीप लैब मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल, आप उनको सारा चेक कीजिए लैब वाइज कि कितना प्रोजेक्ट का साइज है, लैब में क्या है। 112 में सर दिया हुआ है आपको, 112 में सारा चीज दिया हुआ है, आप उसके चेक कीजिए। QAP का सबमिट का क्या स्टेटस है, रिव्यू एंड अप्रूवल कराइए उससे और उसको इंश्योर कीजिए, कॉपी प्रोक्योर कीजिए, क्योंकि ये सब सारा चीज प्रोजेक्ट के इंटरेस्ट में तो नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ते कहीं पर कोई इंसिडेंस हो रहा है तो ये सारी चीजें खोजी जा रही है। जब इन्वेस्टिगेशन टीम जा रही है तो वहां पर पता चल रहा है कि ये सब में कोई सिस्टमेटिक मेंटेनेंस नहीं है। तो काफी लोग क्या कर रहा है कि धड़फड़ धड़फड़ में बिना डेट का सारा सील लगा करके रेडी कर देता है लोग, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज आप इसको इंश्योर कराते रहेंगे। कैलिब्रेशन ऑफ डिवाइसेस, कैलिब्रेशन प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, दीज आर ऑल्सो मिसिंग एट साइट। आप सर्टिफिकेट लेबोरेटरी में सटवाइए कि कब हुआ था, वहां पर कागज साटो और रिकॉर्ड दिखाओ। टेस्ट ऑन फैक्ट्री मेड मटेरियल, सीमेंट, स्टील एंड एडमिक्सचर्स, कुछ दिखाऊंगा मैं, देखिए कैसे उसमें प्रॉब्लम है आपको। स्पेशलाइज आइटम्स, बियरिंग्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स, केबल्स, थर्ड पार्टी, लेबोरेटरी टेस्ट, ये सब सारा चीज है। इसीलिए दिया हुआ है कि इससे एक एट ए ग्लांस यू कैन हैव ए आइडिया एंड यू कैन मूव अहेड। परसेंटेज ऑफ टेस्ट कैसे होना चाहिए, ये सब ही सारा चीज है। और कोई सर ऐसा लिमिट नहीं है कि 10%, 50% ही करना है। कॉन्ट्रैक्टर को तो 100 करना ही है। तो आप पूछिए ना कि भाई तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट दिखाओ, या टेस्ट कर रहा है उसको कहीं पर आप घेर सकते हैं। आप 50%, 30% में आप कहीं पर रेड मार्क से घेर दीजिए ना और बोलिए कि इसका रिपोर्ट जब तैयार करना था हमको भेज देना है। दे विल नॉट बी एबल टू। जैसे हम लोग, छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, हम लोग प्रैक्टिकल करते थे जब पढ़ते थे बीटेक में, तो टीचर लोग रीडिंग को घेर देता था ना, घेरता था इसीलिए कि ये कहीं से टोपो नहीं मारे। आप वैसे ही आप चेक कर लीजिए रैंडम। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल टेस्ट यू शुड mark. Further, this RFIs, NCRs, documentation, installation and CCTV सर, एक ब्रिज लोकेशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। सर ये कहीं पर कोड में नहीं लिखा है,
लेकिन एक मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि सीसीटीवी जब हम मेजर काम कर रहे हैं, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, लॉन्चिंग, गार्डर, तो वैसे केस में कितना इफेक्टिव है, कितना नॉलेजेबल है सर। लेसन लर्निंग, हाउ मच टाइम दिस सीसीटीवी इज गोइंग टू सेव फॉर अस। तो इसको सर आप लोग कंपलसरी बनवाएं। इसमें करना क्या है सर, एक ब्रिज बन गया, आगे बढ़ाओ, उसी को आगे बढ़ा दो। क्या है, जब तक कंप्लीट हो गया सीसीटीवी वहां है, उसके बाद बढ़ा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, साइट विजिट बाय डिजाइन डायरेक्टर, एलजी डिजाइन एंड प्रूफ चेक कंसल्टेंट टू कंप्लाई। और मैं एक लेसन लर्निंग में ये पॉइंट दिया हूँ कि एट व्हाट फ्रीक्वेंसी दे शुड मीट एंड दे शुड डिस्कस। तो वो लास्ट में आएगा करीब। टेक अवे में मैं 10-15 पॉइंट लिखा हूँ, उसमें ये चीज़ मेरा है मेंशन। हाँ नहीं देखा, यस, वो केस में बताऊंगा। अभी एक केस में बताऊंगा कि डिजाइन डायरेक्टर डिनाइड दैट यस सर आई हैव नॉट डन दिस, और एट साइट इट हैज बीन डन एंड कोलैप्स हैज टेकन प्लेस। ऐसा हुआ है सर। तो वो अगर साइट पर आता तो डेफिनेटली ये चीज नहीं होता। तो वैसे केस है जो ये सब जरूरी है। जो लास्ट पॉइंट है उसमें भी है, और आप लोग भी नोट कर लें कि भाई आप बोल दीजिए उनको कि 3 महीना पर महीने में 3 मंथ्स 90 डेज। अरे भाई महीने नहीं आओ, 90 डेज पर आओ। अब वो जैसे डिजाइन डायरेक्टर से मैं पूछता हूँ कि आप साइट पर क्यों नहीं आए, उसका रिप्लाई ये होता है कि सर जो कॉन्ट्रैक्टर से हमारा एग्रीमेंट है उसमें इसका प्रावधान नहीं है, आने जाने का खर्च कौन देगा, रुकने का होगा, ये नहीं है। तो मैं बोला कि भाई इन बिल्ड करके डाल दो, उसमें क्या है। आप जैसे मान लीजिएगा अगर है 90 डेज इंटरवल पे आना है, तो 2 साल का है तो कितना हुआ, 4 दूनी 8 विजिट हुआ, तो 8 विजिट पर डे डाल दो। तो सर उसमें तो फिर दूसरे के पास चला जाएगा। तो सी ऑल दीज इश्यूज, देयरफॉर आप ठीक बोल रहे हैं कि अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअली डाल दें, हम कॉन्ट्रैक्चुअली डालें कि डिजाइन डायरेक्टर में अथॉरिटी का से होना चाहिए, जो आज के डेट में नहीं है, वो किसी को कर रहा है, कहीं से ला रहा है। एक से एक ब्रिज में प्रॉब्लम आ रहा है अभी, और डिजाइनर उतने कॉम्पिटेंट नहीं है जो उस टाइप का ब्रिज को हैंडल करे। विंग, आजकल स्पाइन एंड विंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, घुस गया है। तो एमुन देख रहा हूं मैं कि सब कॉन्ट्रैक्टर भी इसमें बनाने के लिए तैयार हैं। तो स्पाइन एंड विंग में क्वालिटी एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी कुछ जगह स्पाइन में ही बनाने में, स्पाइन के टाइम में ही जो प्री स्ट्रेसिंग हो रहा है उसी में प्रॉब्लम आ गया। अभी विंग डालना बाकी है सर, वेयरिंग कोट बाकी है, स्टिचिंग बाकी है, उस पर लाइव लोड बाकी है, सुप्रीम पोज डेड लोड बाकी है, और तब ये सब प्रॉब्लम आ रहा। तो व्हाई इट इज कमिंग, दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट देयर इज नो से ऑफ क्लाइंट in the appointment of designer, और designer are being bargained and negotiation जो भी है उसको करके लोग किए जा रहा है। हाँ यस सर, कि वे रिफ्रेशर्स कोर्स और ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए। किसका? क्लाइंट का। क्लाइंट का पहले तो हमें देखते आना चाहिए हुए, राइट, तब तो हम देख पाएंगे। जब मेरी ट्रेनिंग नहीं होगी। यू आर राइट। तो इसमें तो ऐसे देखिए, ऐसे है प्रावधान। ये बात है कि जितने भी अभी क्लाइंट के यंग इंजीनियर्स आ रहे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं देख रहा हूँ, आजकल रेलवे तो बंद हो गया उससे, यूपीएससी से, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज नंबर 1 में लोग आ रहे हैं, तो बड़े ब्रिलियंट आ रहे हैं, मतलब कि सेकंड होल्डर, टॉपर्स, ये सारे आ रहे हैं। अच्छा, उनका जो है हम लोग यहाँ प्रोग्राम जो इनबिल्ट है और डिजाइंड है, उसमें तो दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बट आई फुली एग्री दैट
it should be designed like Masuri training for IAS, because they are not being trained at only one time at entry level, but they are going under training for 4 times. एक जब डायरेक्टर बनते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग 6 years, सेकंड 12 years, थर्ड 18 एंड लास्ट जब सेक्रेटरी लेवल एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर भी जाता है लोग। मैं एक बार गया था तो वहां देखा तो वही उन लोगों का देखिए उनका ग्रूमिंग कैसे हो रहा है, कांस्टेंट। तो जो आप बोल रहे हैं कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। एंड इट शुड बी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑल्सो, बोथ, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है सर। तो कॉन्ट्रैक्चुअली भी आई शुड बी वेरी स्ट्रांग, design wise I should also be very vigilant, not so strong because I am outsourcing, but I should have a knowledge कि cracks बेसिक जैसे आज गोपाल साहब अभी किया कि उसमें नॉलेज होना चाहिए कि भाई ठीक है सल्फेट कंटेंट कितना होना चाहिए, क्या लिमिट है, क्या परमिसिबल है, ये सब चीज। तो एक चीज ये सब नॉलेज होना चाहिए आदमी को। तो टेक्निकली और कॉन्ट्रैक्चुअली वी शुड बी साउंड एनफ, एंड फॉर दैट your suggestion is well taken that it should be constant, not only one time and on regular basis. इसमें आगे चलते हैं सर, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी में सारे आ जाएंगे। DVR फॉर स्ट्रक्चर्स में क्या क्या कवर होना चाहिए, ये सब सारा चीज देख लें, क्योंकि ये मिसिंग रहता है बहुत जगह सर। मटेरियल्स में क्या लिया, फिर डिजाइन लोडिंग में क्या लिया, वो सारे DVR में आना चाहिए सर, डिजाइन बेसिस रिपोर्ट में। अब ये नहीं कि आया साइन किया, उन लोगों से एक मीटिंग कराइए इस पर कि क्या क्या लिए हो आप, कैसे किए हो। डिजाइन बेसिस रिपोर्ट इज अ बैकबोन ऑफ एनी structures which are being undertaken by the concessionaire or contractor for construction. Load combination, permissible values वगैरह वगैरह, everything, design parameters, ये सारा उसमें आएगा. अब वैसे ही देखिए कॉन्ट्रैक्टर का ये सारा चीज जो है ये उनके क्वालिटी एश्योरेंस मैनुअल बनाना है, क्वालिटी सिस्टम अचीव करना है, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान बनाना है, ये सब सारा चीज उनकी जिम्मेदारी है जो वो लोग नहीं कर रहा है साइट पर. सर मेरा एक सबमिशन है जो QAP है, इसका भी प्रॉपर रिव्यू क्लाइंट लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है, जो नहीं होता है और उसके कारण क्या करता है आपका कॉन्ट्रैक्टर की कॉपी पेस्ट मारता है, काफी होता है. यस यू आर राइट. ये भी मेरा एक मतलब वो है ऑब्जर्वेशन में, कई केसेस में देखा कि पता चला उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें ही नहीं है पर उसकी OP में डली है. राइट, उनको क्लास ही पता नहीं है कि कौन सा क्लास का है. मेरा एक केस ऐसा था जिसमें आपको रिजिड पेमेंट बनाना था पर QAP फ्लेक्सिबल की लगी थी. QAP फ्लेक्सिबल करता है. यस अब वो कॉपी एंड पेस्ट में गया. आपका कितना मैं केस बताऊंगा जो इन्वेस्टिगेशन में आदमी जाता है तब देखता है कि आपका जो क्वालिटी एश्योरेंस जो नहीं सॉरी ऑडिट जो है, जो अपॉइंटेड बाय द क्लाइंट होता है, जो क्वालिटी ऑडिट करते रहता है कंटिन्यूअस, वो 3 महीना पर रिपोर्ट देता है. 9 मंथ में वही रिपोर्ट है जो थर्ड जो पहले दिया है. एंड नो चेंज एक्सेप्ट डेट. अब बताइए इसको क्या कहेंगे. अब डू यू थिंक दैट it is some stick is required? वो QAP कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट किया, अथॉरिटी इंजीनियर ने रिव्यू किया, क्लाइंट को सबमिट कर दिया. हाँ, और क्लाइंट को भी सबमिट, अथॉरिटी इंजीनियर भी ओके कर दिया. अच्छा, तब आपके पास आया तो कुछ आपने उनको ज्ञान दिया कि नहीं कि भाई इस टाइप से आंख बंद करके काम करने से बेहतर है कि आप चले जाओ. बेहतर है कि शुड गो सर, आई विल डू. प्रेम से ही बोलिए तब वो समझेगा कि हाँ यार एक गलती हुई है. सर प्रेम से बोलने के पहले खाना खा लेना चाहिए. अच्छा है ना. और उसके पहले 1 बज गया. हाँ, तो सर माय टाइम आई थिंक थोड़ा सा और चाहिए मुझे. कैसे कर लंच के बाद टाइम ही टाइम है. अच्छा आइए सर फोटो ले लिया जाए.